टीपीएस विजन पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह। दोस्तों, आज का जो सेशन है हमने लिया है मौर्य साम्राज्य, प्राचीन भारत के इतिहास से। इस सेशन में दोस्तों हमने डिटेल में इस टॉपिक की चर्चा की है, और जो विद्यार्थी आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, बगैर देरी किए हुए। तो दोस्तों, कलम का हाथ में ले लीजिए, और दोस्तों इसके जो मेन फैक्ट हैं उनको आप नोट करते रहें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो शुरुआत है, संस्थापक। तो अब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और उनका शासन अगर देखें कि मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक से, तो 322 बीसी से लेकर 187 बीसी के बीच में ये मौर्य साम्राज्य चला। और ये राजधानी जो थी कहाँ? पाटलिपुत्र। तो अब ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती कहाँ है? तो 16 जो महाजनपद हैं, 600 बीसी में यहाँ अगुंतर निकाय में इनका वर्णन किया गया था। तो उसी में मगध एक सर्वशक्तिशाली राज्य था। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो मगध कहाँ पे था? बिहार में। तो दोस्तों, मगध में ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा की जाती है, जिसी को इसका संस्थापक कहा जाता है। और ये इन्होंने कौटिल्य की मदद से घनानंद यानी नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके इस वंश की स्थापना की थी, जो हमारे लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। तो दोस्तों, उसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। और इन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया उसे आचार्य चाणक्य को नियुक्त किया। अगर आचार्य चाणक्य के दूसरे अन्य नाम किस नाम से हैं तो विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वहीं कौटिल्य भी कहा जाता है, और इसे भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, भारत के मैकियावली को किसे कहा जाता है? तो वो है कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी थी? तो ये अर्थशास्त्र थी, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये एक राजनीति विषय से संबंधित पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 से लेकर 298 बीसी के बीच में रहा है। और इसके अन्य नाम, चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य के नाम से जाना जाता है। ये भारत का मुक्तदाता भी कहा जाता है, इसको भारत का मुक्तदाता कहा जाता है। वहीं इसका एंड्रोकोटस भी नाम है, एंड्रोकोटस, जो कि एपियन और प्लूटार्क के द्वारा कहा गया। ये दोनों कहाँ? यूनानी लेखक हैं दोस्तों। और सेंड्रोकोटस भी इसको कहा जाता है, जो कि सेंड्रोकोटस यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा इसे कहा गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो जस्टिन के द्वारा कहा गया। भाई एंड्रोकोटस किसने कहा? तो एपियन और प्लूटार्क के द्वारा कहा गया। इसकी जो पत्नी थी दोस्तों, इसका जो नाम था दुर्धरा था, पत्नी का नाम था दुर्धरा। और 322 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर महान का सेनापति था। तो दोस्तों, सिकंदर महान का सेनापति था, और इसी का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कब होता है? 305 बीसी में। दोस्तों, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, और इसके बाद ये अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना के नाम से जाना जाता है, हेलेना के नाम से जाना जाता है, कि शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी देती है। और ये दहेज के रूप में निकेटर ने इसको 4 प्रांत दिए। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से उसने प्रांत दिए थे? तो काबुल, कांधार और मकरान और हेरात, ये 4 जो प्रांत थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिले शादी में। और साथ में ही निकेटर ने अपना एक राजदूत, जिसका नाम मेगस्थनीज था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। और मेगस्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो इंडिका थी। आगे देखते हैं दोस्तों। इंडिका में जो मेगस्थनीज के द्वारा वर्णन किया गया वो पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो पाटलिपुत्र में 7 जातियों में बटा हुआ था, और एग्रोनोमोही अधिकारी जो थे वो कृषि और सड़क
से संबंधित थे। वहीं अरिस्टोनोमोई ये उद्योग और व्यापार का अधिकारी होते थे। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रामन ने जारी किया था। रुद्रामन कहाँ का था? कलिंग का शासक था। तो इसी से सुदर्शन झील जो कि कहाँ है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात का वर्णन मिलता है। तो सुदर्शन झील का जो वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसका निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के एक राजपाल था जिसका नाम था पुष्पगुप्त ने कराया था। सुदर्शन झील कई बार पूछा गया, सुदर्शन झील किसने बनवाई? तो ये पुष्पगुप्त के द्वारा बनाई गई थी और संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख कैसा? संस्कृत में जारी किया गया पहला अभिलेख है। कई बार पूछा गया है कि संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? तो वो जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? ये रुद्रामन का है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। इनको जैन धर्म की दीक्षा भद्रवायु के द्वारा से मिली थी। किसने दी थी? भद्रवायु के द्वारा। इसके बाद दोस्तों सारा प्रशासन या साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर, बिंदुसार दोस्तों कौन था? ये पुत्र था इसका, को सौंप कर स्वयं कहाँ? श्रवणबेलगोला, ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में चले जाते हैं और वहीं जाकर एक चंद्रगिरी पर्वत है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर इन्होंने संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो संलेखना विधि दोस्तों ये जैन विधि है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो अपने प्राण त्यागते हैं तो वो जो खान पान होता है उसको, भोजन को धीरे धीरे मात्रा में कम करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। तो इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगिरी पर्वत पर जो कि कर्नाटक में है वहाँ प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से इनके बाद इनका जो उत्तराधिकारी होता है वो बिंदुसार होता है। और बिंदुसार ने जो शासन किया 258 BC से किया है। 258 BC से लेकर 273 BC के बीच का जो शासन है वो बिंदुसार के द्वारा किया गया मगध पर। आगे देखते हैं, अगर बिंदुसार के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से? अमित्रघात है, बरिसार भी कहा जाता है, भद्रसार भी, सिंहसेन और अमित्र कोटिज। जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया। याद रखना कि सिंहसेन बिंदुसार को कहाँ कहा गया? तो जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया। इसके दरबार में दोस्तों फिलाडेल्फस दोस्तों जो कि टालमी द्वितीय जो कि मिस्र का शासक था, जिसने एक राजदूत भी था फिलाडेल्फस, एवं एंटियोकस जो कि सीरिया का शासक था। एंटियोकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। इसने राजदूत डायमेकस को भेजा। तो दो राजदूत इसके दरबार में आते हैं, डायमेकस आता है और फिलाडेल्फस आता है। फिलाडेल्फस को टालमी द्वितीय ने भेजा जो कि मिस्र का शासक था। एंटियोकस ने डायमेकस भेजा। और दोस्तों क्या, एंटियोकस ने बिंदुसार से 3 चीज़ों की मांग की, एक सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। क्या? एंटियोकस सीरिया ने सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी। इसके समय में क्या था? तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। किसे भेजा था दोस्तों? सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। दोस्तों सुसीम और अशोक, तो अगर हम बात करें, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था, आजीवक धर्म को मानता था। इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। उस समय भी कौन थे? चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। इस समय अशोक उज्जैन और अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का शासक था? अवंती का राज्यपाल था दोस्तों। जब बिंदुसार था दोस्तों उत्तराधिकारी, तो उस समय जो अशोक था वो कहाँ का? अवंती या उज्जैन का राज्यपाल था। तो आ जाता है अशोक, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का शासन 269 BC से लेकर 232 BC के बीच में रहता है। जन्म की बात कर ले
आगे बात करते हैं, 1 मिनट। तो जन्म 304 BC में होता है इसका। सम्राट अशोक का जो जन्म 304 BC में। और जो माता थी दोस्तों शुभद्रांगी थी। और अशोक का नाम देव नाम और प्रियदर्शी भी अभिलेखों में मिलता है। अशोक के नाम, तो देखते हैं दोस्तों अशोक के नाम किस अभिलेख में उसको किस नाम से जाना गया है। तो अशोक के जो नाम देखते हैं सबसे पहले कि अभिलेख, तो एपिग्राफी यानी अभिलेखों का अध्ययन अगर किया जाता है तो किसके अंतर्गत किया जाता है, एपिग्राफी। शिलालेख का अध्ययन, अभिलेख शिलालेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो मास्की जो अभिलेख है ये कर्नाटक में मिला है। गुर्जरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश, और नेटूर ये कर्नाटक, और उदगोलम ये कर्नाटक। तो देखिए 3 जो हैं वो कर्नाटक में ही मिलते हैं, उदगोलम, नेटूर और मास्की। जबकि गुर्जरा ये कि मध्य प्रदेश में मिला है। तो ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें उसके जो नाम दिया गया अशोक नाम मिलता है। तो कई बार पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदगोलम। तो इस तरह से याद कर सकते हो। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है दोस्तों। तो आगे देखते हैं भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख दोस्तों कहाँ से मिला है, ये राजस्थान में मिला है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया कि मगध का सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में कहा, भब्रू अभिलेख में कहा गया है। अभिलेखों को खोजा किसने सबसे पहले, तो इन अभिलेखों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है टी पैंथेलर को। टी पैंथेलर ने सबसे पहले इन अभिलेखों को खोजा। कब खोजा, ये 1750 ईस्वी में, बीसी में, ईस्वी में 1750 ईस्वी में खोजा। और 1837 ईस्वी में इनको पढ़ा किसने, खोजने का अगर श्रेय दिया जाता टी पैंथेलर को दिया जाता है जो कि 1750 में। उसके करीब करीब 100 वर्ष बाद यानी 90 से 100 वर्ष बाद ये पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसप। तो इनके अभिलेखों को किसने पढ़ पाया, जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में मिलते हैं, तो अभिलेख किन लिपियों में लिखे गए हैं, भाषाओं में, तो भारत में ब्रह्माई लिपि, पाकिस्तान में जो मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में, और पश्चिमी एशिया माइनर यानी तुर्की में ग्रीक लिपि में। तो दोस्तों इन 4 लिपियों में ब्रह्माई लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में दोस्तों ये इनको लिखा गया है अशोक की जो अभिलेख हैं। कलिंग युद्ध कब होता है, तो कलिंग युद्ध दोस्तों 261 BC में होता है। ये उसके सिंहासन रूढ़ होने के 8वें वर्ष पे होता है। और कलिंग राज्य जो था वो कहाँ है, वर्तमान में जो राज्य हमारा उड़ीसा है इसी के अंतर्गत कौन सा था, कलिंग राज्य था। कलिंग की जो राजधानी थी तोसली थी, राजधानी तोसली थी। और राजा वहाँ का कौन था, पद्मनाम कौन, कलिंग का जो राजा था पद्मनाम था। उसकी जो राजधानी थी तोसली थी। और नदी दोस्तों कौन सी थी, दया नदी के किनारे, दया नदी के किनारे ये युद्ध होता है, कलिंग युद्ध। अशोक की नीति, अशोक की नीति कैसी थी, मेरी घूस की नीति, मेरी घूस की नीति। कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष नीति अपनाई। कौन सी नीति, धम्म घोष नीति अपनाई। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कई बार प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म अशोक ने कब अपनाया, ये कलिंग युद्ध के बाद। तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली थी, तथा शिक्षा दोस्तों किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। कई बार कंफ्यूज विद्यार्थी हो जाते हैं कि उपगुप्त से ली है या निग्रोध से ली है।
तो अगर बौद्ध धर्म की प्रेरणा सबसे पहले उसे कहाँ से मिलती है? ये निग्रोस के द्वारा मिलती है, जो कि उसका भतीजा था। और वहीं अगर शिक्षा किससे लिए है, तो ये उपगुप्त के द्वारा लिए। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा है, ये समझिए। अशोक की पत्नी, तो अशोक की पत्नी दोस्तों कौन थी? देवी, करुबाकी और पद्मावती। ये 2-3 रानियों की बात इसमें आती है, पद्मावती, करुबाकी, देवी। अगर बात करें पुत्रों की, तो महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, ये देवी से उत्पन्न थे। वहीं करुबाकी से तीवर उत्पन्न था और पद्मावती से कुलांग, ये कुलांग। तो ये थे इससे उत्पन्न पुत्र पुत्रियां। बौद्ध धर्म की प्रचार, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार अशोक के द्वारा कैसे किया गया, तो अगर श्रीलंका में प्रचार करने हो तो इसने किसको भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को, यानी महेंद्र इसका पुत्र और संघमित्रा इसकी पुत्री थी। और इसने श्रीलंका में दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा। तक्षशिला में मंजीतिक को भेजा और वहीं हिमालय क्षेत्र में मंजिम को भेजा। ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक हुए। और नेपाल क्षेत्र में चारुभवी को, नेपाल क्षेत्र में किसे भेजा? चारुभवी को, देवपाल, इन लोगों को इसने नेपाल क्षेत्र में भेजा। अशोक ने श्रीनगर और ललित नगर की स्थापना की। कौन से? श्रीनगर और ललित नगर की स्थापना की। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने ही कराया। जो अभिलेखों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया था? अशोक के द्वारा गया। दोस्तों देवपाल यानी देवपत्तनम नेपाल में चारुमती ने बसाया था। किसने बसाया था? चारुभवी ने बसाया था। अशोक के शिलालेख कितने मिलते हैं? 14 मिलते हैं। इनकी संख्या अगर बात करें 14 हैं। स्तंभ लेख 7 हैं कुल, और गुहा लेख शायद 3 है। आगे बात करते हैं। अशोक के 14 शिलालेख एक नज़र डालते हैं। तो पशु बलि की निंदा, अहिंसा, समस्त प्रजा हमारे, ये जो बात किसमें? पहली अभिलेख में बात की गई है। दूसरे अभिलेख में पशु चिकित्सा, दक्षिणी राज्यों का उल्लेख, चेर, चोल, पांड्य, इनका जो उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये दूसरे अभिलेख से मिलता है। वहीं अधिकारी, राजयुक्तक, प्रदेशक, जो अधिकारियों की बात का वर्णन किया गया वो तीसरे अभिलेख में किया गया। आगे देखते हैं। भेरी घोष, नीति के स्थान पर धम्म नीति की जो नीति अपनाई, ये चौथे अभिलेख में का इसमें वर्णन किया गया है। 5वें अभिलेख में दोस्तों धम्म महापात्रों का उल्लेख है कि धम्म का जो प्रचार करने के लिए कौन कौन से अधिकारी रखे गए थे। 6ठे अभिलेख में आत्म नियंत्रण के बारे में बताया गया है। धार्मिक समन्वय, ये 7वें अभिलेख में दोस्तों, 7वें अभिलेख में 259 BC में बोध गया की यात्रा की थी। कब की थी? 10वें वर्ष, यानी सिंहासन रूप पे बैठने पे 10वें वर्ष इसने बोध गया की थी। और 8वें अभिलेख में धम्म यात्रा के बारे में इसने बताया है, जो कि 249 BC में जिसने लुम्बिनी वन में की यात्रा की थी। यानी बौद्ध के धार्मिक जन्म स्थल लुम्बिनी की स्थापना 20वें वर्ष इसने यात्रा की थी। और बोध गया जहाँ से उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, इसकी यात्रा 10वें वर्ष की थी अपने सिंहासनरूढ़ होने के बाद। तो पहले यात्रा बोध गया की, दूसरी लुम्बिनी वन की। दोस्तों आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध,
तो कलिंग युद्ध सबसे बड़ा, जो कलिंग युग का अभिलेख के बारे में वर्णन किया गया वो 13वें अभिलेख में, जो सबसे बड़ा शिलालेख है। और 14वां जो है सद्भावना, इसमें किसके बारे में बताया गया? सद्भावना के बारे में। अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, दिल्ली टोपरा अभिलेख, मेरठ टोपरा, कौशाम्बी, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोड़ और रामपुरा, ये उसके कौन से अभिलेख हैं दोस्तों? अशोक के। प्रयाग, कौशाम्बी अभी कहाँ पे है ये? कौशाम्बी अभिलेख। ये रानी का अभिलेख भी इसको कहा जाता है, जिसमें कारूबकी के दान का उल्लेख किया गया है, जिसमें उसकी पत्नी थी कारूबकी। इसके दान का उल्लेख किसमें किया जाता है? प्रयाग स्तंभ लेख में। इसे कौशाम्बी अभिलेख और रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आगे बात करें, एरा गुडे, जो कि आंध्र प्रदेश में है। रुम्मनदही सबसे छोटा अभिलेख, रुम्मनदही जो अभिलेख इसका है वो कैसा है? सबसे छोटा अभिलेख है। आगे बात करते हैं, गुफाओं का निर्माण करवाया, इसने कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण कराया? 1 मिनट देखते हैं। तो सबसे छोटा अभिलेख रोमन दंड। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मानसेरा अभिलेख कहाँ और शहबाजगढ़ी, ये कहाँ मिला? ये पाकिस्तान में है। जौगढ़ अभिलेख ये उड़ीसा में, धौली ये भी उड़ीसा में, सोपारा आंध्र और ये कुलासी ये यूके उत्तर प्रदेश। आगे बात करें गुफाओं का निर्माण कहाँ कहाँ कराया, तो कौन कौन सी गुफाएं थे? सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ज। इन गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा कराया जाता है। सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा कराया जाता है। इसके दोस्तों अगर उत्तराधिकारी की बात करें कौन होता है, तो कुलाण, संप्रीति, सालिसुक, देव बर्मन और बहदरथ। अंतिम शासक जो होता है वो बहदरथ होता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बहदरथ होता है। तो मौर्य काल 3 भागों में विभाजित था। कितने में? 3 भागों में विभाजित था। नाभिकीय भाग, मुख्य भाग और दूरवर्ती क्षेत्र। समाज कैसा था इसका? पितृसत्तात्मक था। मुद्रा जो इस समय चल रही थी उसको मुद्रा को पढ़ नाम से जाना जाता था, पढ़। भाषा कैसी थी दोस्तों? संस्कृति, प्रकृति और पाली। पाली यानी अशोक ने इसे राजकीय भाषा बनाया। किसे बनाया? पाली को। पाली, प्रकृति, संस्कृति। अधिकारी वर्णन, हम अधिकारियों की बात कर लेते हैं कि कौन से अधिकारी किसकी देखरेख करते थे। तो अगर हम बात करें सीता अध्यक्ष जो अधिकारी था वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी था। समाहर्ता दोस्तों राजस्व विभाग देखता था। सन्नदाता दोस्तों कोषाध्यक्ष था। प्रदेष्टा फौजदारी विभाग का अधिकारी होता था। धर्मस्थ जो अधिकारी होता था वो दीवानी विभाग देखता था। तो ये दोस्तों मौर्य वंश था। कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं तो हम आपको किसी अन्य MCQ में करा देंगे। कुछ इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो इसमें छूटी हुई हैं, तो उसका हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे MCQ पर आधारित। इसमें जो क्वेश्चन छूट गए हैं तो उनको सारे क्वेश्चनों को हम इसमें मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे शुंग वंश। तो ये हमने शुंग वंश के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस
को हमने डिटेल में चर्चा की, और इसी का नेक्स्ट सेशन जो हम लाएंगे वो एमसीक्यू पे आधारित होगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस मेंशन होंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय